हाँ देखिए, मूल्यांकन के बारे में आप पढ़ चुके होंगे। मूल्यांकन और परीक्षा ये दोनों अलग अलग चीज हैं। मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है, परीक्षण एक सीमित प्रक्रिया है। छोटा कॉन्सेप्ट है परीक्षण या परीक्षा, और मूल्यांकन एक बड़ी प्रक्रिया है। मूल्यांकन सर्वपक्षीय होता है, जबकि शिक्षण एक पक्षीय परीक्षा एक पक्षीय हुआ करती है, परीक्षण इत्यादि। मूल्यांकन में क्या क्या होना चाहिए? वैधता, वैलिडिटी होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए, उपयोगिता होनी चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए। अब मैं यहां पर कुछ आपको अभ्यास करवाता हूं ताकि आप इसको यहां पर मैं आप समझ सकें। वैधता का मतलब यह हो गया, कोई वैधता और विश्वसनीयता कई एंगल्स में एक दूसरे के पर्यायवाची भी हो जाते हैं। नियमानुरूप, पाठ्यक्रम के अनुरूप, स्तर के अनुसार यदि हम परीक्षा करें, मूल्यांकन करें, तो वो वैध होगा, विधि सम्मत होगा, कानूनी होगा, नहीं तो फिर कोर्ट में केस होगा। यदि वैध नहीं है तो कोर्ट में केस होगा। नंबर 1 विश्वसनीयता। विश्वसनीयता इस एंगल पर सभी को फेयर एग्जाम हो, पेपर आउट नहीं हो, ठीक है, कोई भी किसी प्रकार के किसी भी विद्यार्थी के साथ भेदभाव नहीं हो, मूल्यांकन सही हो, ये नहीं कि वो मार्कशीट ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, ये डर नहीं होनी चाहिए। मूल्यांकन विश्वसनीय। व्यवहारिक। व्यवहारिक कैसे? आपसे जो प्रश्न पूछे जाएं वो प्रैक्टिकल प्रश्न पूछे जाएं जिनका दैनिक जीवन में कोई उपयोग है, ये नहीं कि रटे रटाई प्रश्न पूछें, ये व्यावहारिकता होना जरूरी है। न्याय संगत, ये वैधता के साथ हम जोड़ सकते हैं, सभी के साथ समानता का व्यवहार हो, सभी के लिए पेपर समान हो, एक ही समय में परीक्षा हो, वो न्याय संगत कहलाएगा। उपयोगिता, जीवन में उसकी उपयोगिता क्या है, आपसे जो पूछा जा रहा है उसकी उपयोगिता भी कोई होनी चाहिए। व्यापकता, केवल एक नहीं कि आपका पेपर बनाया और सारे के सारे प्रश्न परीक्षा मूल्यांकन से जोड़ दिए, ऐसा नहीं, पाठ्यक्रम के प्रत्येक शीर्षक से प्रश्न पूछा जाना चाहिए। बाल केंद्रित, बालक को ध्यान में रख करके, यह नहीं कि गुरुजी अपनी विद्वत्ता के लिए पेपर बनाएं, नहीं, बालक को ध्यान में रख करके पेपर बनाएं, तो यह कहलाएगा बाल केंद्रित। आपको 10 प्रश्न देकर के कह दिया जाए कोई से भी 5 कर लो, तो यह बाल केंद्रित की बात है। और यह मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया होती है, अर्थात रेगुलर चलने वाली प्रोसेसिंग हुआ करती है। ये सारे मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। ये जो मैं आपके सामने डायग्राम रख रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन में क्या होता है, शिक्षण की प्रक्रिया में क्या होता है? सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण होगा, उद्देश्यों का निर्धारण होने के बाद शिक्षण की प्रक्रिया होगी, शिक्षण की प्रक्रिया के बाद मूल्यांकन होगा, फिर उसमें कोई कमी निकल गई तो फिर वापस उद्देश्य निर्धारण, फिर शिक्षण की प्रक्रिया, फिर मूल्यांकन। मूल्यांकन के दौरान ही निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण के बाद फिर से उद्देश्य डिसाइड करके शिक्षण होना, उपचारात्मक शिक्षण, ये एक सर्किल चलता रहता है। ये ध्यान रखना एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलते हैं आगे। परीक्षण और मूल्यांकन में क्या भेद है मैं आपको बता ही चुका हूं। परीक्षण केवल एक तरफा होता है ज्ञानात्मक क्षेत्र से, जबकि मूल्यांकन में सारे पक्ष समाहित होते हैं। परीक्षण सीमित होता है जबकि मूल्यांकन व्यापक होता है, और परीक्षण को हम परसेंटेज में या नंबरों में हम निर्धारित कर सकते हैं। मूल्यांकन के अंदर जो हमारे चेंजेज हैं, सूक्ष्म अध्ययन उनका किया जाता है। इन तीनों दोनों के अंदर ऐसे डिफरेंस किया जा सकता है। अब आपका जो समय सबसे बड़ा संदेहास्पद प्रश्न यह होता है कि मूल्यांकन के कितने भेद माने जाएं। मूल्यांकन के भेदों की यदि हम चर्चा करें, विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं, मैं तो यह कहूंगा कि आपको मूल्यांकन के 3 भेद मानने चाहिए। सबसे पहले आंतरिक, बाह्य और आंतरिक बाह्य, ये ज्यादा महत्वपूर्ण भेद हैं। कैसे कैसे सुन लीजिएगा। इसके अंदर मैंने एक छोटी सी थ्योरी आपको बताई थी, यदि आपने सभी ने देख लिया होगा, यूट्यूब के ऊपर अलग से वीडियो भी मैंने रखा था, वो भी आप रख सकते हैं। वीडियो को लाइक तो कर दो महापुरुषों, ये भी कहना ही पड़ेगा क्या? सुनो, देखो एक एक्स वाई की थ्योरी मैंने बताई। देखो इसमें 2 चीज हैं, एक तो पढ़ाने वाला, एक पेपर बनाने वाला, और एक कॉपी चेक करने वाला। ये 3 चीज है। पढ़ाने वाला तो सब जगह मान लेते हैं एक्स है, इसका तो कोई चेंज कर नहीं सकते, पढ़ाने वाला तो कभी चेंज होगा ही नहीं।
पेपर एक्स नहीं बनाया हो, कॉपी भी एक्स ही चेक कर रहा हो, तो यह कहलाएगा आंतरिक मूल्यांकन। पढ़ाने वाला टीचर, ध्यान रखना स्कूल इत्यादि को मत सोचना, टीचर और वही टीचर, जैसे मैं आपका रीट का पेपर बनाऊं ना, तो यह कहलाएगा आंतरिक मूल्यांकन। मैंने पढ़ाया, मैंने पेपर बनाया और मैं कॉपी चेक करूं तो आंतरिक मूल्यांकन कहलाएगा। केवल मैं, पढ़ाने वाला टीचर की विशेषता बात है यहां पर, ध्यान रखना, संस्था की बात नहीं है, कोई स्कूल की बात नहीं है, ठीक है। नंबर 1, पेपर बनाया पढ़ाने वाले ने, कॉपी बाहर चेक हो रही है, या फिर सॉरी, इसमें पेपर भी बाहर से बना, पेपर भी बाहर से बना और कॉपी भी बाहर चेक हुई, तो यह कहलाएगा बाह्य मूल्यांकन। दोनों बाई बाई है, तो यह बाह्य मूल्यांकन। पेपर बनाया पढ़ाने वाले ने, कॉपी भी पढ़ाने वाले ने चेक की, तो आंतरिक। पेपर बाहर वाले ने बनाया, कॉपी भी बाहर वाले किसी ने चेक की, तो बाह्य। और यदि मिक्स हो गया, जैसे पेपर बनाया एक्स ने, पढ़ाने वाले ने, कॉपी चेक की वाई ने, या फिर पेपर तो बनाया वाई ने, कॉपी चेक की एक्स ने, मिक्स हो गया, तो इसी को कहते हैं आंतरिक बाह्य। मैं बहुत विस्तार से समझा चुका हूं, इसलिए जो ये जितने भी हैं सारे के सारे प्रसंग ये यहां पर आप पढ़ चुके हैं। जो आपका दैनिक गृह कार्य, कक्षा कार्य का परीक्षण है, वो आंतरिक मूल्यांकन कहलाएगा। जैसे बोर्ड, यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो परीक्षा होती है उसको बाह्य मूल्यांकन कहते हैं, और आंतरिक मूल्यांकन में दोनों का मिलाजुला स्वरूप होता है। कुल मिलाकर के 6 पोजीशंस होती हैं, जिसकी विस्तार से मैं चर्चा कर चुका। आंतरिक बाह्य के प्रसंग में उनका प्रयोग किया जाता है। चलते हैं आगे परीक्षा की ओर। परीक्षा के प्रसंग में 2 चीजें विशेष तौर पर, मौखिक परीक्षा और लिखित परीक्षा को लेकर के प्रश्न अवश्य तौर पर आएंगे। मौखिक परीक्षा में क्या होता है, हम 3 कौशलों की परीक्षा करते हैं, श्रवण, भाषण और पठन। मौखिक तौर पर यदि वहां पर अभिव्यक्ति हो, मुख से अभिव्यक्ति हो, उत्तर की अभिव्यक्ति मुख से हो, तो उसको मौखिक परीक्षा कहेंगे। जैसे सलाका परीक्षा, सलाका का अंदर क्या होता है, एक किताब के अंदर कहीं पर भी लोहे की सलाई रख दें या लकड़ी की सलाई रख दें और वहीं से प्रश्न पूछ लें, उसको सलाका परीक्षा कहा जाता है। मौखिक का भेद है। शास्त्रार्थ या डिस्कशन करना, वो साक्षात्कार, ये भी मौखिक हुआ करता है। इन सब के बारे में आप परिचित हैं। इसी प्रकार से भाषण, अंत्याक्षरी, तर्क वितर्क, मौखिक प्रश्नावली या टेम एक्सटेम्पोर जिसको आप बोलते हैं, जो सद्य भाषण या आशु, ये सारे के सारे मौखिक परीक्षाओं में आते हैं। जबकि यहां पर लिखित परीक्षा में, लिखित परीक्षा के अंदर केवल एक ही कौशल का विकास होता है, और वो कौशल कौन सा है, लेखन कौशल है। एक ही कौशल का विकास होगा, लेखन कौशल। अब इसमें मैं कुछ बातें बता रहा हूं, वो आप एग्जाम के दृष्टिकोण से ध्यान रख लीजिएगा। निबंधात्मक प्रश्न का मतलब यह है जिसको कम से कम ऐसा कोई भी जवाब, ये मान लीजिएगा, जिसमें अलग अलग टीचर चेक करें तो अलग अलग अंकन हो, उसको हम निबंधात्मक परीक्षा में रखेंगे। और इसके माध्यम से छात्रों की अभिव्यक्ति, लिखने की क्षमता, लेखन शैली, इसका मूल्यांकन हो सकता है। छात्र कैसा चिंतन कर रहे हैं, अभिव्यक्ति कैसी है, इनका परीक्षण निबंधात्मक परीक्षाओं से हो सकता है। आप उस विषय में क्या चिंतन कर रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, यह हमेशा निबंधात्मक परीक्षाओं में संभव है। ध्यान रखना, जो वैकल्पिक अर्थात जो वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं हैं उनमें कभी भी चिंतन शैली, अभिव्यक्ति इत्यादि का प्रयोग नहीं हो सकता। तो ये जो पेपर आउट करने वाले होते हैं ना, यदि वो लिखित परीक्षा होती है ना, तो पेपर आउट, लिखित परीक्षाओं के कभी आउट ही नहीं होते हैं। लिखित परीक्षाओं का तो आउट ही नहीं होता है। जो निबंधात्मक परीक्षाओं का पेपर कभी आउट ही नहीं होता है, क्योंकि वहां पर जरूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि आउट भी कर लेंगे तो क्या होगा, आउट भी कर लेंगे तो उनकी अभिव्यक्ति वो तो कहां से लेके आएंगे। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के अंदर ये काम हो जाता है। देखो यहां पर छात्रों की निबंधात्मक परीक्षा में स्मरण शक्ति का परीक्षा की जाएगी, जबकि वस्तुनिष्ठ में नहीं होती है। यह ध्यान रखना इसको लेकर के। देखो अति लघुतरात्मक को हम कहेंगे 2-3 शब्द या 1 पंक्ति का उत्तर होगा, उसको अति लघुतरात्मक कहेंगे। 2 से 5 पंक्ति का होगा, उस प्रश्न को हम लघुतरात्मक कहेंगे। और इससे बड़ा मतलब 5-7 लाइनों से बड़ा, पेज, 2 पेज, 5 पेज, 10 पेज, कितना भी, उसको हम निबंधात्मक की श्रेणी के अंदर रखेंगे। लेकिन यहां पर एक समस्या हो जाती है, वस्तुनिष्ठ में तो मूल्यांकन विश्वसनीय होता है, चाहे कितने ही टीचर चेक करें, कितनी कॉपी चेक करें और कैसा भी कुछ हो। वहां पर वस्तुनिष्ठ में तो कभी भी मार्किंग में डिफरेंस नहीं आता, लेकिन निबंधात्मक परीक्षाओं में डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए स्केलिंग का प्रयोग किया जाता है। स्केलिंग का प्रयोग किया जाना
औसत निकाल करके वहां पर जो अंकन का कार्य कम या ज्यादा किया जाता है उसको स्केलिंग कहते हैं। और एक प्रोसेसिंग सामान्यकरण है, जब एक ही एग्जाम विभिन्न अलग अलग दिनों में आयोजित हो तो वहां पर जो प्रोसेस की जाती है उसको सामान्यकरण इत्यादि का कहा जाता है। या फिर ये कर सकते हैं कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें अलग अलग विषय हो, कोई सरल हो कोई कठिन हो, उनके आधार पर जो उसको एवरेज निकालने का जो कार्य है उसी को हम कहते हैं सामान्यकरण की प्रोसेस कहते हैं, जो कि परीक्षा से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे विश्वसनीय और सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक युग में जिसकी वैधानिकता स्वीकार कर सकते हैं वो है वस्तुनिष्ठ परीक्षा, जिसमें उत्तर हमेशा निश्चित होता है, या तो सही होता है या गलत होता है, कभी भी इसमें अंशतः नहीं होता। निबंधात्मक परीक्षाओं में तो यह हो सकता है कि आपका उत्तर गलत हो, लेकिन आपने कुछ लाइनें लिखी वो सही हो सकता है। मैथमेटिक्स में आपको पता होगा, जैसे आपने सूत्र सही लिख दिया तो एक नंबर फिक्स है, कितना नंबर तो मिलेगा आपको, लेकिन चाहे आपका उत्तर गलत आ रहा हो लेकिन फिर भी नंबर मिल गया, प्रोसेस ठीक थी तो। लेकिन वस्तुनिष्ठ परीक्षा में या तो सही होता है या गलत होता है, बीच का कोई लेवल नहीं होता कि मेरे 4 नंबर का प्रश्न था, आधा तो दे ही दो, एक तो दे ही दो, होता है ना टेस्ट के अंदर गुरुजी से बढ़वाते हैं मार्किंग, तो वो वहीं पर संभव है। लिखित परीक्षाओं के अंदर जो निबंधात्मक परीक्षा उनमें संभव है, वस्तुनिष्ठ में कभी भी संभव नहीं है। यहां पर इसको ज्यादा विश्वसनीय मानते हैं, वेद मानते हैं, व्यापक मानते हैं, व्यवहारिक माना जाता है और कम समय के अंदर परीक्षण किया जा सकता है। इसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है जबकि निबंधात्मक में सब्जेक्टिविटी होती है। ये चीजें आप देख चुके हैं। लेकिन यहां पर मैं 2 भेद कर रहा हूं। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को प्रत्यभिज्ञान और प्रत्यास्मरणात्मक भेद से 2 भागों में बांटा जाता है। प्रत्यभिज्ञान में तो क्या होता है, प्रत्यभिज्ञानात्मक प्रश्नों के अंदर तो आपको रटना नहीं पड़ता, केवल रिकॉग्नाइज करना होता है। जैसे सामने आपको कोई ऐसा मित्र मिला जो 10 साल पहले मिला था, लेकिन जैसे वो सामने आया, सामने आते आपके जीभ के ऊपर उसका नाम आ गया ना, यही कहलाता है रिकॉग्नाइज। ठीक है, रिकॉग्नाइज कहलाता है। इसी को कहते हैं प्रत्यभिज्ञान, जिसमें मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्न आ गए, जिनको बहु समाधान प्रश्न भी कहा जाता है, और इन्हीं का एक नाम है अपवर्त्य चयन रूप प्रश्न। ध्यान रखना, मल्टीपल चॉइस को अपवर्त्य चयन रूप प्रश्न कहा जाता है। 2 में से एक को चुनना, अन्यतर प्रत्युत्तर प्रश्न। संयोजनात्मक या प्रतिद्वंद्वात्मक प्रश्न, मैच द फॉलोइंग वाले जो होते हैं ना, MITCH, मैच द फॉलोइंग वाले प्रश्न। जो क्लासिफिकेशन वाले होते हैं, संगत शब्दों का वर्गीकरण। रीअरेंजमेंट वाले होते हैं, व्यवस्थीकरण। और ट्रू और फॉल्स वाले, जिसको कहा जाता है एकांतर प्रत्युत्तर रूप प्रश्न। ये 3-4 शब्द याद रखना, ट्रू और फॉल्स वाले को एकांतर प्रत्युत्तर रूप। ठीक है, 2 विकल्पों में से एक को चुनना, अन्यतर प्रत्युत्तर रूप। जैसे मैंने पूछा था ना कि बताइए गुण संधि स्वर संधि है या व्यंजन संधि, तो आपको 2 ही विकल्प दिए कि स्वर संधि है या व्यंजन संधि। गुण संधि कहां पर आएगी, आपने जवाब दिया कि स्वर संधि, तो यह कहलाएगा अन्यत्र प्रत्युत्तर प्रकार का प्रश्न कहलाएगा। 2 विकल्पों में से एक को चुनना। आपको देखा होगा NCERT की इत्यादि किताबों में सभी प्रकार के प्रश्न हुआ करते हैं प्रत्यभिज्ञानात्मक। दूसरा भेद है प्रत्यास्मरण, रिकॉल टाइप। इसमें याद करना होता है। जैसे 2 प्रकार के प्रश्न विशेष तौर पर, एक तो होता है साधारण प्रत्यास्मरण, जिसका उत्तर केवल एक पद में हो। जैसे ये पूछा जाए कि बताइए फला राज्य की राजधानी क्या है, फला देश की राजधानी क्या है, तो वो कहलाएगा साधारण प्रत्यास्मरण प्रश्न, एक पद समाधान वाले। और रिक्त स्थान पूर्ति वाले, रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, ये 2 प्रकार के प्रश्नों में याद करना पड़ता है। इसमें क्या करना पड़ता है, याद। लेकिन ये ध्यान रखना, जैसे आपके एग्जाम में आपने देखा होगा सूक्ति का प्रश्न आता है, रिक्त स्थान होकर के आया, लेकिन 4 विकल्प दे दिए, तो फिर वो कहां पर पहुंच जाएगा, रिकॉग्नाइज में पहुंच जाएगा। यदि विकल्प की बात आ गई तो प्रत्यभिज्ञान में पहुंच जाएगा। विकल्प नहीं होता तो फिर वो प्रत्यास्मरण के अंदर रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इन चीजों को ध्यान रखें। कुछ नवाचार हैं, इनके बारे में आपसे परिचय हो जाना चाहिए। रेगुलर रूप से और व्यापक रूप से परीक्षण हो, उसको सतत और व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। ओपन बुक एग्जाम्स, जिसके अंदर किताब खोल करके परीक्षा दी जाती है। सेमेस्टर प्रणाली, जो 1 साल के कोर्स को 2 भागों में बांट करके 6-6 महीने में परीक्षा करवाना, सेमेस्टर प्रणाली। ग्रेडिंग देना मार्किंग में। मॉडरेशन, पेपर को सरल या कठिनता के स्तर को देखते हुए मैनेज करने का काम मॉडरेशन कहलाता है, और ऐसा काम करने वाला मॉडरेटर कहलाता है। स्केलिंग सामान्यकरण मैं बता चुका आपको। ब्लूप्रिंट, जिसको आप पेपर बनाने के लिए जो पहले क्या क्या प्रश्न आने चाहिए, कितने प्रश्न आने चाहिए, वो सारे के सारे ब्लूप्रिंट, जिसको संस्कृत में कहा जाता है नीलपत्र। मॉडरेशन प्रोसेस बताई दिया मैंने आपको। CGPA, इसमें यह होता है
कि एक यूनिवर्सिटी के द्वारा जो आपने नंबर इकट्ठा किए, जैसे मान लो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल, आप ऐसे समझो इसको, आपने फर्स्ट ईयर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से की और सेकंड ईयर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो, तो फर्स्ट ईयर के नंबरों को दूसरे में कन्वर्ट किया जा सके, इसी को सीजीपीए कहा जाता है। और एक रूब्रिक, रूब्रिक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, जो कभी भी कॉपी चेक करने के लिए विशेष तौर पर जो निबंधात्मक परीक्षा होती हैं उनमें एक आदर्श उत्तर दिया जाता है कि ये इनका प्रयोग करो, इनका तो यहां पर रूब्रिक के दौरान अंकन निर्देशक, मतलब कैसे कैसे नंबर देना है, ये लिखा तो इतने नंबर देना, ये इतना ही लिखा तो इतना नंबर देना, इतना लिखा तो इतने नंबर देना है, ये सारे के सारे जो रखना है रूब्रिक इत्यादि क्या प्रश्न। सतत और व्यापक में सतत का मतलब क्या है? नियमितता होना। देखो सतत का मतलब कंटिन्यूस चलना, नियमितता होना, टॉपिक टेस्ट होना, सीखने के अंतराल में ही निदान करते रहना, सुधारात्मक उपायों का प्रयोग करना, बार बार टेस्टिंग होते रहना, ये सारे के सारे सतत का मतलब है। और व्यापक का तात्पर्य यहां पर होता है साथ साथ में शैक्षिक और सहशैक्षिक सभी का विकास के ऊपर ध्यान देना, और ज्ञानात्मक, भावात्मक, गत्यात्मक सभी क्षेत्रों को यहां पर सामग्रिक तौर पर समाहित करना। सतत अलग चीज हो गई, व्यापक अलग चीज हो गई। सतत का मतलब तो कंटिन्यूअस है, और व्यापक का मतलब विस्तार या विस्तारपन को लेकर के यहां पर रखा जाता है। अब मैं अंत में परीक्षण के दौरान रखना चाहता हूं निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण को लेकर के। निदान पहले होगा। निदान एक तरह से मान लीजिएगा रोग को डायग्नोस करने की प्रक्रिया है। जैसे मान लो आपको बुखार चढ़ा, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने 2 टेस्ट लिखे कि ये ब्लड टेस्ट करवा लीजिएगा, तो वो जो टेस्टिंग की जो प्रोसेस है उसको तो कहेंगे निदान। फिर जैसे ब्लड से पता लगा कि आपको फला रोग हो गया है या फला प्रकार का बुखार है इत्यादि, उसका बाद में ही उपचारात्मक शिक्षण होगा। तो ये निदानात्मक और उपचारात्मक ये दोनों शब्द वास्तव में चिकित्सा शास्त्र से लिए गए थे, और ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है। निदान का लक्षण अर्थ होगा शाब्दिक तौर पर सामान्य स्थिति में यदि कोई विकार आ जाए तो उसी को हम क्या कहेंगे? निदान। उसकी पहचानने की जो प्रक्रिया है, विकार को पहचानने की प्रक्रिया है, मूल कारण को पता लगाने की प्रक्रिया है। चिकित्सा शास्त्र से इसको हमने शब्द को लिया है। यहां पर क्या करेंगे? निदान के दौरान विषय क्षेत्र का चयन कि कहां पर कमजोरी है, छात्र समूह का पहचान, कौन कौन से छात्रों में कमी है, कठिनाई, कौन से टॉपिक में कमजोरी है, उसमें क्यों कमजोरी है, और उनको सही मार्गदर्शन प्रदान करना कि आपको ऐसा पढ़ना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ये सारा इसके सोपानों के अंदर है। जबकि यहां पर उपचारात्मक शिक्षण के लिए निदानात्मक प्रक्रिया एक आधार का काम करती है, निदान के बाद ही उपचार होता है। मतलब ये जरूरी है कि छात्रों को कोई चीज समझ में नहीं आ रही ना, उसके पहले कारणों का पता लगाना, वही क्या है? निदान है। उसी के बाद में उपचारात्मक शिक्षण होगा, जो कि चिकित्सा शास्त्र से लिया गया शब्द ही है। अब क्यों किया जाता है? छात्रों में कमजोरी का पता लगाना, उनका उत्साह बढ़ाना, उनके स्फूर्ति देना, जो तनाव हुआ उस तनाव को दूर करना, आत्मविश्वास बढ़ाना, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना, ये सारे बातें इसके अंदर जो रीजन है, कारण है। कम समय के अंदर ज्यादा पढ़ाना, कमजोरी को दूर करना, महत्वपूर्ण बात है, कमजोरी को दूर करना। और यहां पर किस किस रूप में? सबसे पहले देखो इसके सोपान सुन लीजिएगा। उपचारात्मक शिक्षण के सोपान आपने कहीं पढ़े नहीं होंगे, मैं बता रहा हूं, सुन लीजिएगा। उपचारात्मक शिक्षण में सबसे पहले क्या होगा? त्रुटियों का एकत्रीकरण होगा। सबसे पहले गलतियों को इकट्ठा किया जाएगा और उनको क्रमिक तौर पर रखा जाएगा। कौन कौन सी गलतियां की, उनको एकत्रीकरण होगा। फिर उन त्रुटियों का विश्लेषण किया जाएगा कि इसमें गलती कौन कौन सी जगह है, किस किस प्रकार की गलती है, उनको अलग अलग विभाजन किया जाएगा। और फिर छात्रों के स्तर का आकलन होगा और उसके ऊपर कार्य किया जाएगा। और छात्रों के त्रुटियों के स्तर के अनुसार अभ्यास, फिर प्रैक्टिस सेट बनाएंगे कि बालकों को, यदि जैसे मान लो कि आपने एक चीज नोट की होगी, 2020 के जो टेस्ट हमने रखे ना, वास्तव में वो उपचारात्मक शिक्षण की बात थी। जहां जहां पर आप गलती कर रहे थे उन क्षेत्रों को मैंने ज्यादा छुआ। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन यही था कि आप में वो सुधार लेकर के आना, सुधारात्मक प्रयास करना। तो उपचारात्मक शिक्षण के पार्ट थे। नंबर आपके नहीं आए, लेकिन आपने कितना सीखा, आप में कितनी गलतियां थी, उन गलतियों को दूर किया। ये 2020 टेस्ट सीरीज का हमारा उद्देश्य था। तो वो चीज एक तरह से उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया ही मान सकते हैं। तो वो निदानात्मक परीक्षण तो था ही था, साथ साथ में उपचारात्मक शिक्षण भी था। ठीक है। और अंत में जाकर के अभ्यास माला
का प्रयोग करना, विभिन्न सूत्रों का प्रयोग करते हुए, शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करते हुए। तो ये सोपान है, विशेष प्रकार के जो प्रसंग हैं उनको यहां पर रख सकते हैं। अब अंतिम शीर्षक आज की कक्षा का मैं रख रहा हूं, वो है शिक्षण अभिरुचि प्रश्न। आप देख रहे होंगे विभिन्न परीक्षाओं के अंदर मैं इनसे संबंधित प्रश्न पूछ रहा